हे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। आज की कहानी हमें करीब 50 साल आगे की दुनिया में ले जाती है। वो वक्त जब धरती तप चुकी थी। वजह थी सूरज की ओर से आया एक विशाल उल्कापिंड जो धरती से आकर टकराया। इस टक्कर ने हमारी ओजोन परत को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया। तापमान धीरे धीरे बढ़ते हुए 70 डिग्री से ऊपर चला गया और इस गर्मी से आधी दुनिया की आबादी खत्म हो गई। बचे हुए कुछ लोग भी मुश्किलों में जी रहे थे। ऐसे हालातों में हम एक व्यक्ति को रेतीले तूफान में चलते हुए देखते हैं, जिसने एक सुरक्षा सूट पहना हुआ है। खुद को बचाने के लिए उसके पास एक रोबोट भी है जो उसके आगे आगे चलता है। उसे अपने हाथ पर एक डिवाइस से जानकारी मिलती है कि आगे रेडिएशन का स्तर खतरनाक है, तो उसे सावधानी से बढ़ना होगा। तभी उसे एक पुराना आउटलेट दिखाई देता है और वो उसमें दाखिल होता है, लेकिन वो तो पहले ही लूटा जा चुका था। फिर भी उसे 2 डॉग फूड के डिब्बे मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है, आज की किस्मत अच्छी है। तभी उसकी नज़र एक इंसान की लाश पर पड़ती है, लेकिन इस दौर में यह आम बात है, इसलिए वह बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाता है। जाने से पहले वह एक निशान बना देता है ताकि अगली बार यहाँ कोई आने पर याद रहे कि पहले ही यहाँ कोई आया था। इस आदमी का नाम है फिंच। उम्र लगभग 44 साल। इस वक्त वह हमें एकमात्र जीवित इंसान नजर आता है। हो सकता है कि यही इंसान पृथ्वी पर आखिरी बचा हो, लेकिन इसके बाद फिंच अपने ट्रक में बैठकर शहर की ओर रवाना हो जाता है, उम्मीद में कि शायद वहाँ कुछ ज़रूरी सामान मिल जाए। रास्ते में जो भी टूटे फूटे ढांचे आते हैं वह उन्हें आसानी से पार करता चला जाता है, क्योंकि अब ना तो कोई पुलिस है और ना ही कोई ट्रैफिक सिग्नल। पर इस दुनिया में एक खतरा है जो कभी भी सामने आ सकता है, रेतीला तूफान। इस समय भी एक भयानक तूफान उसकी ओर बढ़ रहा है, इसलिए फिंच तेजी से अपनी गाड़ी घुमा देता है और फुल स्पीड में दूसरी दिशा में निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वह खुद को थोड़ी देर के लिए सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ हमें फिंच के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलती है। वह एक इंजीनियर था जो रोबोटिक सिस्टम पर काम कर रहा था। वह जिस जगह जा रहा है वह उसकी पुरानी कंपनी की बिल्डिंग है, जहां अब बस वह और उसका डॉग रहते हैं। फिंच अब इस तन्हाई का आदी हो चुका है। हमें पता चलता है कि वह एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, एक मानव जैसे दिखने वाले रोबोट पर, जिसका नाम है एलेक्स। वह उसे अपने डॉग के लिए बना रहा है, क्योंकि फिंच को एक गंभीर बीमारी है और उसे मालूम नहीं कि वह कब तक जिंदा रहेगा। वह नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद उसका डॉग अकेला रह जाए, इसलिए उसने एक साथी तैयार किया। जब फिंच उस रोबोट को एक्टिव करता है तो वह बेहद भावुक हो जाता है। उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब वह उसमें ज़रूरी प्रोग्राम इंस्टॉल करता है, कैसे इस दुनिया में ज़िंदा रहना है, डॉग की देखभाल कैसे करनी है और सबसे ज़रूरी बात, किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाना। तभी बिजली चली जाती है और फिंच ऊपर जाकर विंड टर्बाइन चेक करता है, जिससे पावर सप्लाई होती थी। वह उसे ठीक कर लेता है, लेकिन तभी उसे दूर से एक विशाल तूफान आता दिखाई देता है, अब तक का सबसे खतरनाक तूफान। फौरन नीचे आकर उस रोबोट से पूछता है कि तूफान कब तक पहुंचेगा। एलेक्स बताता है कि कुछ ही दिनों में वह यहाँ होगा, फिर 40 दिन तक रहेगा। यह सुनकर फिंच डर जाता है, क्योंकि उसके पास ना तो खाना था और ना ही कोई संसाधन कि यहाँ इतने दिन टिक सके। इसलिए वह उस रोबोट में डेटा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया तेज कर देता है। हालांकि इससे सिस्टम में खतरा बढ़ जाता है, लेकिन उसके पास समय नहीं है। उसे लॉस एंजलिस के पहाड़ों की ओर निकलना है, जहां शायद अब तक कोई नहीं पहुंचा। इस दौरान उसकी तबीयत
और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। मुंह से खून आना उसके संकेत है। लेकिन वह रुकता नहीं। अब वह एलेक्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, चलना, सामान उठाना, मदद करना। फिंच अपनी पुरानी वैन को भी यूवी प्रोटेक्शन से तैयार करता है ताकि वह लॉस एंजलिस की यात्रा पर जा सके। वह ज़रूरी सामान वैन में भरता है और अगले दिन एलेक्स और डॉग के साथ रवाना होता है। रास्ते में वह एलेक्स को बताता है कि कई साल पहले यह जगह कितनी हरी भरी थी, पर अब सिर्फ बंजर रेत है। एलेक्स अभी नया है, उसके भीतर बच्चों जैसी उत्सुकता है। फिंच उसे धूप से बचाता है क्योंकि ज़्यादा धूप से वह जल सकता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक पुराना थिएटर मिलता है। शायद वहाँ कुछ काम की चीज़ें हो, तो वो अंदर चला जाता है। अंदर एलेक्स जब खुद को शीशे में देखता है तो वह सोच में पड़ जाता है कि वह इंसानों जैसा क्यों नहीं दिखता। तभी फिंच को कुछ पुराने पॉपकॉर्न पैकेट्स मिलते हैं जिसे वह बाहर जाकर रखता है। तेज़ धूप में वह खुद पकने लगते हैं। यह बताता है कि गर्मी कितनी भयानक है। तभी फिंच देखता है कि तूफान अब और करीब आ चुका है। वह तुरंत वैन मोड़ता है और निकल पड़ता है, पर कुछ ही देर में उसकी रेडिएशन डिटेक्टर बीप करने लगती है। अब भागना मुमकिन नहीं है, उसे यहीं रुकना होगा। फिंच और एलेक्स वैन को चारों ओर से स्टेबल करते हैं ताकि तूफान में वह उड़ ना जाए। जैसे ही आखिरी कील ठोकते हैं, तूफान वहां पहुंच जाता है। वो वैन में छिप जाते हैं। बाहर तूफान सब कुछ तबाह कर देता है। वैन सिर्फ एक कील की वजह से बची रहती है जो एलेक्स ने लगाई थी। फिंच यह देखकर खुश होता है कि उसका बनाया हुआ साथी अब मदद करने लगा है। यही उसका मकसद था। अब एलेक्स और फिंच के बीच बातचीत थोड़ी गर्मजोशी पड़ने लगती है। अब एलेक्स और फिंच के बीच की बातचीत थोड़ी गर्मजोशी पकड़ने लगी थी। लेकिन एक सुबह जब कुछ अजीब हुआ, जब फिंच गहरी नींद में था, उसका डॉग लगातार भौंक रहा था। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने देखा कि एलेक्स उस डॉग से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पर डॉग अभी भी उसे सतर्क था। और यह देखकर एलेक्स थोड़ा उदास हो गया। उसे लगा कि शायद वह उसे पसंद नहीं करता। फिर फिंच ने उसे समझाया कि अगर तुम्हें किसी के करीब जाना है तो पहले तुम्हें उसका विश्वास हासिल करना होगा। भरोसे के बिना कोई रिश्ता नहीं बनता, चाहे वह इंसान हो या जानवर। रास्ते भर फिंच उसे जिंदगी की छोटी छोटी बातें समझाता रहता है ताकि एलेक्स में भी मानवीय समझ और भावनाएं विकसित हो सके। यात्रा के दौरान वे एक पुराने गेम स्टेशन पर रुकते हैं क्योंकि फिंच की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तभी एलेक्स वैन को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं और ही ठोक बैठता है। यह देखकर फिंच घबरा जाता है और बाहर निकलने के लिए अपनी सुरक्षा सूट मांगता है क्योंकि इतनी तेज धूप में बाहर जाना जानलेवा हो सकता था। लेकिन एलेक्स उसकी बात को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। वह बार बार ड्राइविंग में व्यस्त था। आखिरकार फिंच गुस्से में आकर उसके हाथ को धूप में बाहर निकाल कर दिखाता है, जो कुछ ही पलों में झुलसने लगता है। यह नज़ारा देखकर एलेक्स को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चुप हो जाता है और अंदर एक तरह की निराशा भर लेता है, जैसे वह शर्मिंदा हो गया हो। अब वह फिंच से बात करना भी बंद कर देता है, शायद इस डर से कि कहीं फिर से डांट ना पड़े। हालांकि फिंच उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, यहाँ तक कि वह उसे वैन की ड्राइविंग की जिम्मेदारी देता है। इससे एलेक्स में थोड़ी खुशी लौटती है। शुरुआत में थोड़ी अजीब ड्राइविंग होती है, लेकिन धीरे धीरे वह ठीक से चलाना सीख जाता है। इससे फिंच को थोड़ी राहत मिलती है और आराम का वक्त भी। एक रात जब वे खुले आसमान के नीचे बैठे होते हैं, एलेक्स सुझाव देता है कि क्यों ना रात में सफ़र करें। उस समय तापमान भी कम होता है, लेकिन फिंच उसे बताता है कि गर्मी ही एकमात्र खतरा नहीं है। असली खतरा उन बचे हुए लोगों से है
जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह सुनकर एलेक्स सोच में पड़ जाता है, क्या लोग वाकई में एक दूसरे को मार सकते हैं? फिंच उसे बस अंदर चलने को कहता है और अगली सुबह एलेक्स कंबल ओढ़े बाहर बैठा मिलता है। क्या मशीनों को भी ठंड लगती है? अंदर से फिंच को करहाने की आवाज़ आती है, जिससे एलेक्स तुरंत दौड़कर जाता है और देखता है कि उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तेज़ बुखार में तपता फिंच तड़प रहा है। डॉग भी बेचैन होकर भूख रहा है। एलेक्स फौरन उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखता है और उसे यह देख डॉग भी शांत हो जाता है। तभी एलेक्स को फिंच की वो बात याद आती है कि अगर कभी मौका मिलता है तो वो किसी डॉक्टर से मिलना चाहेगा। यह सोचकर एलेक्स खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और फिंच को शहर की ओर चल पड़ता है, उम्मीद में कि वहाँ कोई मदद मिल सके। करीब 1 घंटे बाद वह एक शहर के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ एलेक्स को एक अस्पताल दिखाई देता है। वह तुरंत वैन रोकता है और ज़रूरी सामान खोजने के लिए ब्लोअर लेकर अंदर चला जाता है। लेकिन जब फिंच को एहसास होता है कि वो किसी अस्पताल के बाहर है, तो वह झटपट अपना सूट पहनकर बाहर निकल आता है। उसे डर था कि ये बस एक जाल हो सकता है, और वाकई उसका शक सही था, क्योंकि वह एक ट्रैप था। ब्लोअर गिरकर टूट जाता है, जिससे फिंच गुस्से में एलेक्स पर भड़क पड़ता है। एलेक्स बिना गुस्से के बस मासूमियत से बताता है कि उसने वहाँ से क्या क्या सामान लिया है, लेकिन अब हालात गंभीर हो चुके हैं। उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वैन स्टार्ट करते हैं, वहाँ से रवाना होते हैं, कैमरा पीछे दिखता है। एक कार की हेडलाइट जल उठती है, यानी कि फिंच की चेतावनी सही साबित हुई। अब कुछ जीव ऐसे बचे थे जो अब इंसान कम और शिकारी ज़्यादा बन चुके हैं। वही लोग इस जाल के पीछे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई ना कोई ज़रूर इस अस्पताल में मदद की तलाश में आएगा। कुछ दूरी पर फिंच घबराया हुआ एलेक्स को वैन की कमान सौंप देता है और खुद की हिफाजत के लिए हथियार निकाल लेता है। उसे आभास हो गया था कि कोई ना कोई उन पर नज़र रखे हुए है, और जैसा उसने सोचा था वही होता है। ड्राइव करते वक्त फिंच को पीछे से आती हुई कार दिखाई देती है, जिससे साफ हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी उसे एक पुल नज़र आता है, लेकिन वह इतना नीचे था कि उसकी वैन उसके नीचे से नहीं गुजर सकती थी। इसके बावजूद फिंच रिस्क लेकर वैन को नीचे मोड़ देता है, शायद यह सोचकर कि नीचे छिपकर वे बच सकते हैं। लेकिन जैसे ही वैन वहां फंसती है, एलेक्स बाहर निकलकर अपनी ताकत से वैन को धक्का देता है और उसे निकाल देता है। यह देखकर फिंच की आंखों में राहत झपकती है और किसी तरह उनकी जान बच जाती है। रात वहीं बिताते हुए फिंच एलेक्स को अपनी पुरानी यादें सुनाता है। एक बार जब वह शॉपिंग सेंटर गया था, जहां एक महिला और उसकी छोटी बच्ची खाने की तलाश में भटक रहे थे, तभी 2 अजनबी आते हैं और बिना कुछ कहे दोनों पर गोलियां चला देते हैं। यह मंजर आज भी फिंच को कचोड़ता है, क्योंकि वह यहाँ होकर भी उन्हें नहीं बचा पाया। उस छोटी बच्ची के बैग से उसे हेरी मिलता है। यही उसका डॉग है, जिससे वह दिल से जुड़ा है। यह सुनते ही एलेक्स को समझ आ गया कि हेरी की अहमियत क्या है। अगली सुबह से फिर से सफ़र पर निकलते हैं और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तभी वैन की विंडशील्ड पर एक तितली बैठती है। यह संकेत था कि यहाँ की हवा कितनी शुद्ध है। एलेक्स यह बात फौरन फिंच को बताता है। फिंच बाहर निकलकर जांच करता है और पाता है कि यहाँ की रोशनी सामान्य है, कोई खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं हैं। लंबे समय के बाद उसने पहली बार ताज़ा हवा में सांस ली और यह एहसास उसे गहराई से छू गया।
लेकिन अब उसे यकीन हो चला था कि उसकी हालत तेज़ी से बिगड़ रही है और उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए वह इस पल को खुलकर जीना चाहता है। उसने साफ कपड़े पहने एलेक्स व हैरी के साथ समय बिताया। एलेक्स उससे उसके पिता के बारे में पूछता है, जिस पर वह बताता है कि वह फौज में थे और कभी उनके पास वक्त नहीं रहा। एलेक्स कहता है कि हम अभी भी उन्हें ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिंच जानता है कि शायद उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। खून की उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह एलेक्स को गले लगाता है और एलेक्स भी उसे कसकर थाम लेता है। उस पल एक मशीन में इंसानियत की झलक साफ दिख रही थी। जब फिंच अपनी आखिरी पल हैरी के साथ बिताना चाहता है, इसलिए एलेक्स बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद हैरी की सिसकियों की आवाज़ आती है, तो एलेक्स की आंखों में से भी आंसू बहने लगते हैं। वह फिंच का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करता है और अब वह बिल्कुल अकेला रह गया है। हैरी भी उससे कटकर रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद हैरी भी समझ जाता है कि अब सिर्फ एलेक्स ही उसका साथी है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। जब एलेक्स फिंच की तरह जिम्मेदार बनने की कोशिश करता है ताकि वह हैरी को संभाल सके, पर अभी एक और काम बाकी है, फिंच का सपना पूरा करना। वह उन्हें गोल्डन ब्रिज पर लेकर जाना चाहता था। वहां पहुंचकर एलेक्स एक पोस्टकार्ड लगाता है जिस पर उसकी और फिंच की ड्राइंग बनी होती है। यह उनके रिश्ते की कहानी को दर्शाता है कि आप किसी को समय और अपनापन दोगे तो वह आपके लिए सब कुछ छोड़ सकता है। उसने एलेक्स की गलतियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ उसकी अच्छाइयों को अपनाया। तभी एलेक्स को एक कोने में एक और पोस्टकार्ड मिलता है। किसी लड़की ने लिखा था कि वह अभी जिंदा है। थी अब एलेक्स के सामने एक चुनौती है। क्या यह सच है या फिर कोई जाल? यह फैसला उसे खुद करना है, लेकिन उसे फिंच की बात हमेशा याद रखनी होगी। दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। मेरा आपसे सवाल है, इस कहानी में आपको क्या सिखाया? नीचे कमेंट में लिखकर बताएं।